नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में 39 करोड़ 37 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने क्लिविंगटन एस्टेट में अधिकारियों के साथ दंगा धंसने से हुए नुकसान का लिया जायजा। NH 707 को लेकर MLA हर्षवर्धन के आरोप, बोले भूस्खलन के लिए निर्माणाधीन कंपनियां जिम्मेवार। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा, सेब सीजन में सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, बागवानों की शिकायत पर तुरंत होगी कार्रवाई। आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप, कहा कागजों में धूल फांक रहा है मानदेय बढ़ाने का फैसला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद सुंदरनगर के निर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं, जिनमें से 249 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कल क्षेत्र के लोगों के लिए 50 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई है। इस प्रणाली में 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में 39 करोड़ 37 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, इसलिए पंचायतों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। पंचायत प्रतिनिधियों को समर्पण भाव के साथ कार्य करना चाहिए ताकि उनके क्षेत्र में तीव्र गति से विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को भी प्रभावी नीतियों के निर्माण में आगे आना चाहिए। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानों से अपनी विकासात्मक मांगों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि वे क्षेत्र में अधिकतम विकास सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को भरपूर सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने उनसे अपने क्षेत्र के सभी विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनसे इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार को और अधिक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधियों को लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए किसान प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर में हॉल समुदाय का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों को शिक्षा एवं सूचना किट भी वितरित की। वहीं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने 300 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल सुंदरनगर के लिए ही 13 विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की हैं। प्रदेश का योजनाबद्ध और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व के फलस्वरूप ही प्रदेश में 412 नई पंचायतों और 3 नई नगर परिषदों का गठन हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री का सुंदरनगर अस्पताल में 1000 LPM ऑक्सीजन संयंत्र का कार्य आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने
किलफिंगटन एस्टेट में पिछले दिन दंगा धंसने से हुए नुकसान का जायजा लिया। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम शिमला और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जगह का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश जारी किए। सुरेश भारद्वाज ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भवनों को शीघ्र सुरक्षित किया जाएगा, इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। उन्होंने संबंधित विभाग को जलापूर्ति सुचारू रूप से चलाने के भी निर्देश दिए। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में शहर के अलग अलग वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर एस्टीमेट पास किए गए। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था और हिमकेयर कार्ड बनाने जैसे कई अन्य मुद्दों पर खूब हंगामा हुआ। शिमला के बचत भवन में आयोजित नगर निगम की मासिक बैठक खूब हंगामेदार रही। बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने शहर में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था, हिमकेयर कार्ड बनाने में पेश आ रही समस्या, स्मार्ट सिटी के तहत शहर में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति और सार्वजनिक शौचालय की बदहाल व्यवस्था पर खूब हंगामा किया। बैठक में पेयजल की कमी का मुद्दा खूब गरमाया। इस पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के पार्षदों ने भी नगर निगम और शिमला जल प्रबंधन निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बैठक में शोर शराबा और हंगामा बढ़ता देख निगम महापौर अपनी सीट से उठकर बैठक छोड़कर सदन से बाहर निकलने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ पार्षदों ने उन्हें सदन की कार्रवाई जारी रखने की अपील की, जिस पर निगम महापौर सत्या कौंडल ने फिर से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। हालांकि शोर शराबे के बीच नगर निगम की मासिक बैठक में शहर में विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े एस्टीमेट पास किए गए। बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने बदहाल पेयजल व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्षदों ने उनके वार्ड में हो रहे उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय पार्षदों की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। और सेम समय पे व्यापारी भी संतुष्ट रहेगा। जब स्मार्ट सिटी की दुकानें आवंटित की जाती है, उस पर आपने एक मुद्दा उठाया है पार्षदों को ना बुलाने का, वो क्या मामला है सर? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जहाँ भी स्मार्ट सिटी की जहाँ जब दुकानों का उद्घाटन हुआ है तो वहाँ पे स्थानीय पार्षद को बुलाना अनिवार्य है। इसका हमने एक दो जगह देखा है कि स्थानीय पार्षद शिलान्यास के पत्थर के ऊपर उनका नाम भी लिखा गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे वार्ड पे ऐसा हुआ तो हमें इसके बारे में सूचना भी नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है कि मेरी यही नाराज़गी कारण था और मैंने सदन में ये मामला उठाया। अभी तक कोई भी कार्य निरंतर और स्थायी रूप से क्रियान्वित नहीं हुआ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण कहीं ना कहीं विभिन्न कानूनों का होना, चाहे वो एनजीटी रहा हो, चाहे उसके बाद फिर वन अधिकार नियम रहे हो। इन कारणों के कारण व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, दुकानें बन रही है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय पार्षदों का भी आरोप था कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है। ये गलत है। जो कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं उसमें स्थानीय पार्षद की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और बहुत से ऐसे कार्य, जैसे आपने कहा, मूलभूत सुविधाओं से हम लगभग अभी तक वंचित हैं। मैं स्वतः सम्मिलित क्षेत्र से आता हूँ। आज भी हम कहीं ना कहीं पेयजल आपूर्ति को लेकर, क्योंकि हमारे पास अधिकांश जो कनेक्शन है वो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के, जल शक्ति विभाग के हैं, आज पेयजल आपूर्ति सामान्य नहीं है। और ये बार बार 24/7 की बात करते थे और ये व्यवस्था हमारे आने से पहले ही भाग में करी जा चुकी थी कि आपको 24/7 जलापूर्ति की जाएगी, जिसके लिए संजौली और टूटू चिन्हित किए गए थे। परंतु संजौली में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था दी गई है, परंतु अब जैसे अंदर आपने देखा कि बहुत से भागों में पेयजल आपूर्ति सामान्य नहीं है। कहीं 4 दिन 5 दिन बाद पेयजल आपूर्ति की जा रही है और रात्रि के समय पेयजल आपूर्ति की जा रही है, तर्कसंगत नहीं है। वहीं भाजपा पार्षदों ने भी नगर निगम पर स्मार्ट सिटी के कार्यों को कुछ एक चिन्हित वार्डों तक ही सीमित रखने की आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य शहर से बाहर संजौली और ढली की तरफ हो रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि रिज मैदान लगातार धंसता जा रहा है, तो वहीं स्मार्ट सिटी का पैसा संजौली और ढली वार्ड में बहाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी पर्टिकुलर किसी एक एरिया की ओर बढ़ रही है। हमारे शहर के टॉयलेट्स हैं, खादी के पास टॉयलेट है, मेयर ऑफिस के सामने टॉयलेट है, लकड़जार में टॉयलेट है, शेर पंजाब के पास टॉयलेट है। जहाँ शिमला की मैक्सिमम आबादी वहाँ जाती है, सारा टूरिस्ट जो माल रोड पे आता है वो सारा टूरिस्ट वहाँ पे जाता है। उन शौचालयों की हालत बहुत बुरी है, दयनीय हालत में वो शौचालय है। पर हम शहर से बाहर की ओर भाग रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट सिटी के तहत हम शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है हमारे को। जो मेन 18 वार्ड शहर के हैं, जो मेन सिटी है, सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। सिटी से हटके काम चल रहे हैं, कंक्रीट का काम चला हुआ है सारा। तो स्मार्ट, हम किस मुद्दे पे स्मार्ट जा रहे हैं?
और दूसरा कहना मेरा ये है, हमारे वार्ड में पैसे सैंक्शन होते हैं। मेरे यहाँ एक शिलान्यास हुआ था, पार्किंग का शिलान्यास हुआ था। हमारे मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी वहाँ प्रेजेंट थे, कमिश्नर साहब वहाँ प्रेजेंट थे। वहाँ पे 3 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया, स्मार्ट सिटी के तहत 3 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया। उस 3 करोड़ का आज तक नहीं पता वो 3 करोड़ कहाँ पे है। और हमारे को पब्लिक ऐसी तैसी फिरती है कि जी वो पैसा कहाँ गया, पैसा यहाँ पे सबके सामने अनाउंस किया गया। तो हमारे जो पैसे स्मार्ट सिटी के तहत आए हैं, उन पैसों को कोई पता नहीं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ एरियाज ही हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में नगर निगम का जो हिसाब है बहुत बिगड़ चुका है, और इस व्यवस्था को अगर सीधा करना है तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डे बाई डे जो लोगों को, स्थानीय लोगों को जो चिंताएं आ रही है, चाहे वो कूड़े के बिल थे, चाहे वो बिजली के बिल थे, चाहे वो पानी के बिल थे, और भी कई समस्याएं, चाहे किराए की समस्याएं थी, वो लगातार जो है जब से अपनी नगर निगम बनी है, लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों के ऊपर जो है बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ और बोझ पे बोझ पड़ता जा रहा है। जो लोग ये एक्सपेक्ट करते थे शिमला निवासी कि स्मार्ट सिटी आने से जो है शहर के अंदर बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है, वो उल्टा विकास नहीं, वो उनके ऊपर जो है लगातार जो है वो एक बोझ पड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर काम चले हुए हैं स्मार्ट सिटी के तहत, अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के तहत एक ढली, संजौली ढली, मतलब इस तरीके से ऊपर को होती जा रही है, जिससे शहर का जो है वो अपने आप को एक अछूता महसूस कर रहा है। आज माननीय हाउस ने ये डिसीजन लिया है कि जो पुराना किराया चल रहा था उसमें जो है 20% के निकीज के साथ सबसे जो है वो किराया दिया जाएगा। और दूसरा उसके बीच में एक चीज़ ये ऐड की कि जैसे किराया 5 या 3 साल के बाद जो बढ़ता है, जो बाई लॉज के हिसाब से होगा उस हिसाब से, उस बाई लॉज के हिसाब से उस किराए को 5 या 3 साल के बाद बढ़ाया जाएगा। दूसरा मुद्दा था कि एक जो नगर निगम के स्मार्ट सिटी के तहत जो विकास नगर में दुकानें बनी थी, उनका किराया फिक्स करने का था कि उनको फर्स्ट टाइम अलॉट होनी थी। तो उसका किराया जैसे 3000 रुपये फिक्स करने की बात आ रही थी, मगर मैंने उस मुद्दे को बहुत जोर के साथ उठाया कि भी वो किराया 3000 उन लोगों के लिए ज़्यादा है, वो 2000 रुपये पर फिक्स हुआ। और एक चीज़ जो और थी कि जिन वार्डों में और भी तहबजारी बैठे हुए हैं, जैसे 986 तहबजारी जगह जगह पे बैठे हैं, उन वार्डों में अभी तक इनके काम को शुरू करने के लिए सर्वे नहीं हुआ है। तो मैंने उसको यही बोला है कि इस काम का भी सर्वे जल्दी से करा के उन जगह पे भी बैठे हुए तहबजारियों को जल्दी से जल्दी दुकानें बना के दी जाएँ, ताकि नगर निगम के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जल्दी खुले। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि सभी वार्डों में एक समान विकास कार्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक आधार पर किसी भी वार्ड से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वार्ड के कार्यक्रमों में स्थानीय पार्षदों की अनदेखी पर निगम महापौर ने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत न आए, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 4 करोड़ की लागत से जो आज एस्टिमेट हाउस में पास हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे काम हो रहे हैं शहर में, और किसी के भी एस्टिमेट नहीं रोके जा रहे हैं। मैं तो जो हमारे आयुक्त श्री आशीष कोहली जी है, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी काउंसलर कोई भेदभाव नहीं रखते कि ये कांग्रेस के, ये बीजेपी के, और ना ही हम रखते, सबके ही डेवलपमेंट के जो एस्टिमेट है वो पास किए जाते हैं। तो कमिश्नर साहब जो है बधाई के पात्र हैं कि आज तक उन्होंने किसी भी पार्टी से रिलेटेड काउंसलर का कोई भी जो है एस्टिमेट नहीं रोका है। आज 4 करोड़ की लागत से एस्टिमेट पास हुए हैं, जिसमें 2 एस्टिमेट लगभग 70 लाख की लागत से वार्ड नंबर 22 के हैं। वहाँ पे जो है पार्किंग बनेगी, लोहे की पार्किंग बनेगी, जिससे लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरह पंथा घाटी का था 19 लाख की लागत से एक डॉक्टर कॉलोनी में जो है एक नाला बनना है, वो भी हमने पास किया है। इंजन घर का था एक 19 लाख का, वो भी हमने एस्टिमेट पास किया है। कच्ची घाटी के एस्टिमेट थे वो भी हमने पास किए हैं, और एनाडेल के जो एस्टिमेट थे वो भी हमने पास किए हैं। गोल घाट में जो एक बहुत अच्छा एक एनाडेल में जो एक पार्क बन रहा है, उसमें भी हमने जो है एस्टिमेट। पानी को लेकर काफ़ी ये मुद्दा गरमाया है, तो पानी को लेकर कई जगह में नहीं पानी आ रहा है, उसको लेकर कब तक? देखिए, पानी के मामले में हम गंभीर है कि पानी सबको मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि दिन जो है बारिश कितनी चली है, बारिश की वजह से जो है गाद आई है, और गाद की वजह से जो है पानी नहीं लिफ्ट हुआ। मैं भी इस बात को मानती हूँ। हमारे किसी भी 34 के 34 वार्ड में पिछले 3 दिन से कोई जो है पानी नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी प्रकृति का भी मसला है। कितने हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमें भी थोड़ी संतुष्टि रखनी चाहिए। लेकिन जो आज पानी का जो मकसद था, जो हमारी कुछ काउंसलों ने उठाया कि हमारे जो है जेई है पानी के एसटीओ जो है मतलब हमारे फ़ोन नहीं सुनते, इसके लिए हमने जो हमारे जो एक्स
कनेक्शन थे पानी के, वो कहीं मीटिंग में थे, वो तुरंत हमने उनको यहाँ बुलाया, उन्होंने विस्तृत किया। ये बात मैं जो है, जो हमारी BOD की मीटिंग होती है उसमें चीफ सेक्रेटरी के माध्यम में उनके सामने भी रखूँगी कि पानी की बहुत गंभीर समस्या है। स्टाफ जो है बात सुने, हमारे काउंसिल की बात सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरसी है। बारिश के चलते जगह जगह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला सिरमौर में भी दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया है। बता दें कि पांवटा साहिब से रोहड़ू जाने वाला नेशनल हाईवे 707 बड़वास के पास पलक झपकते ही गायब हो गया। पहाड़ दरकने से फिलहाल यह मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। सिरमौर जिला में भी सड़क धंसने के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पांवटा साहिब से रोहू जाने वाला नेशनल हाईवे 707 बड़वास के पास लगभग 50 से 100 मीटर तक पूरी सड़क धंसने से बाधित हो गया है। कालीढाक व बड़वास के पास पहाड़ी दरकने से सड़क का नामो निशान नहीं रहा। गाड़ी भी ले लो पीछे। रोड गया नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से खाई में समा गया है। गनीमत रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दर्जनों गाड़ियों को समय रहते यहां से हटा लिया गया था। प्रशासन का कहना है कि सड़क को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। NH में जो स्लाइडिंग हुआ सुबह ही इसमें हुई है और इसमें है कि कोई जान और माल की नुकसान नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा बचाव हो गया। लेकिन जो ट्रैफिक है और जो जिस तरीके से रोड जो बाधित हुआ है, तो कम से कम उसमें जो है नेशनल हाईवे ने ही कहा कि 4 दिन उसमें रेस्टोरेशन के लगेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है जो सारा ट्रैफिक है हमने फोटा से जोंग से होते हुए पांवटा को हमने डाइवर्ट किया हुआ है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं इनको कि आप फोटा में भी जहाँ डाइवर्जन है और पांवटा साहिब में जहाँ डाइवर्जन है वहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए बोर्ड लगाएंगे कि ये रोड यहाँ तक खुला है, इसके आगे बंद है। और जहाँ पे बाधित हुआ है वहाँ भी 200 मीटर के आसपास हमने कहा था कि उसमें जो इनको निर्देश दिए गए कि अब एक बैरिकेडिंग करो प्रॉपरली, ताकि उसके आगे गाड़ी ना जा सके, क्योंकि वहाँ पे धुंध पड़ती है और रात का इसमें भी कोई गलती से ना जाए और किस तरीके का कोई नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनको निर्देश दे दिए गए हैं। ये रोड जो है वो कम से कम कोशिश करेंगे कि मंडे शाम तक जो है, सोमवार को शाम तक जो है उसको रिस्टोर कर दें। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट और 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को प्रदेश के 5 जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर हुए भूस्खलन को लेकर निर्माणाधीन कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भूस्खलन के लिए निर्माणाधीन कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि NH 707 निर्माण कार्य में जो 4 कंपनियां लगी हैं उनके द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है और भूस्खलन होना भी उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा नदी नालों में डंपिंग की जा रही है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा
और भी बढ़ जाता है। हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा गिराए जा रहे डंपिंग से जहां मलबा लोगों के घरों में घुस रहा है, वहीं जमीनों को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला उन्होंने प्रशासन के संज्ञान में भी लाया है और इस दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की है। हर्षवर्धन चौहान ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि सड़क बहाली के लिए अतिरिक्त मशीनरी लगाई जाए ताकि इस मुख्य सड़क को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। जो कंपनियां नेशनल हाईवे को 4 कंपनियां बना रही हैं, जिसमें से 3 कंपनी ने काम शुरू किया है, बहुत हैप-हैज़र्ड तरीके से, अनसाइंटिफिक वे से जो है वो काम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो डंपिंग साइट्स है वो उन्होंने नालों में बना दिए और नालों में बनने के बाद वो सारे का सारा सिस्टम चोक हो गया, पानी चोक हो गया है और वो सारे का सारा मलबा बह करके लोगों के खेतों में, मकानों को डैमेज करते हुए, पानी के सोर्सों को और घाट को डैमेज करते हुए बहुत नुकसान हुआ है। अभी आज सुबह फिर नेशनल हाईवे बड़वास के पास बंद हो गया है और वो भी वहाँ पर बहुत हैवी कटिंग की गई और हैपहैज़र्ड वे में जो है कटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे जो बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो कंपनियों ने काटने के बाद जो है वो अपना काम बंद करके वो चले गए हैं। वहाँ पर सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी भी बहुत थोड़ी है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मांग करूँगा नेशनल हाईवे से और डिप्टी कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है। मैंने भी उनको कहा है कि भाई इसकी मॉनिटरिंग की जाए, लोगों को नुकसान ना हो और कम से कम जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बंद ना हो और रेगुलर जो है वहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय की जाए और तुरंत जो है उसको खोला जाए। प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल सचिवालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र भटियात पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश द्वार हटली में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल ने समस्त कार्यकर्ताओं का उनके प्यार और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल सचिवालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र भटियात पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि शिमला में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से शिष्टाचार भेंट करने के बाद विधायक जरियाल हमीरपुर रवाना हुए थे, जहां उनका रात्रि ठहराव था। उसके बाद विधायक विक्रम जरियाल हमीरपुर से भटियात के लिए रवाना हुए थे। उनके हटली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के बाद जरियाल का पूरा काफिला बलाना, थुलेल, ककरोटी, धुलारा, मोतला, रजई, गरनोटा, सिहुता, कामला, समोट, टुंडी, पातका, साहला व परछोड़ से होते हुए चुवाड़ी पहुंचा। भाजपा मंडल अध्यक्ष दिव्य चक्षु व पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल के भटियात पहुंचने पर उनका वह हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उन पर विश्वास किया है वह उस पर खरा उतरेंगे और आने वाले समय में भटियात विधानसभा क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाएंगे। आज बड़ा ही खुशी का, हर्ष का मौका है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र को एक पद मिला है जो कि मुख्य सचेतक का है और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र और समस्त जो हिमाचल प्रदेश चंबा जिला उसके बारे में कुछ जरियाल साहब कुछ नया करेंगे और जो भी लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसी आशा के साथ मैं फिर से केंद्र सरकार, हमारा केंद्र नेतृत्व जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, पवन राणा जी, समस्त टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा पद दिया और हम इस पद के साथ पूरा ही न्याय करेंगे। पंचायत टूंडी की तरफ से, पूरी पंचायत वासियों की, अपनी पूरी ग्राम वासियों की तरफ से हमारे विधायक श्री विक्रम सिंह जरियाल जी का स्वागत कर रहे हैं, जो मुख्य सचेतक बनने के बाद हमारे इस ग्राम में पहली बार आ रहे हैं। हम अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे और इसी के साथ मैं आप उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वहीं प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल ने समस्त कार्यकर्ताओं का उनके प्यार और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता के सेवक है और सदैव जनता के सेवक के रूप में ही कार्य करेंगे। सर्वप्रथम मैं विधानसभा क्षेत्र भटियात की जो मेरी जनता है, जनसाधारण, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं
और इस पेशाई से ही मैं राजनीति में आया था, प्रधान बना था। उस टाइम वार्ड नंबर 13 जिला परिषद का होता था, 2 बार जिला परिषद रहा हूँ और दूसरी बार इन लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजाया है। तो समस्त पहले तो विधानसभा क्षेत्र बिटात की जनता का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करूँगा। उनकी बदौलत ही आज ये जो भी रैंक मिला है मेरा नहीं है, ये उन्हीं का है और पूरे जिला चंबा का है, पूरे हिमाचल प्रदेश का है। मैं तो सेवक था, सेवक हूँ। साथ ही मैं अपनी जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा आदरणीय मोदी जी, JP नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, प्रदेशाध्यक्ष कश्यप जी और युवा ऊर्जामान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में जयराम ठाकुर जी, संगठन मंत्री पवन राणा जी, समस्त शीर्ष नेतृत्व का मैं नमन करता हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये पद दिया और मैं आश्वासन देता हूं, उनको आश्वासन दिलाता हूं कि जो मुझे पद दिया है इसका मैं जो निर्वहन है एक निष्ठावान तरीके से अच्छी एक भूमिका के साथ बिना किसी भेदभाव से इसको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं जनता में खरा उतर सकूं और फिर से मुझे विधानसभा क्षेत्र बिटात के लोगों का आशीर्वाद मिल सके। इसलिए मैं फिर से सबका जो भी इधर आज जिन्होंने मेरे टूंडी पंचायत में मेरा इन्होंने आज स्वागत किया है इनका भी, और हटली में जितनी भी पंचायतों में घूम के आया हूँ ऐसा ही हजूम था। और ये भी बताना चाहता हूँ मैं, अब काफ़ी लोग जो हैं जो बेचारे कांग्रेस में थे, काफ़ी लोगों ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि शायद मुझे नहीं पता क्या बात है, मैं किसी आलोचना नहीं करता हूँ, परंतु उनको अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही दूसरा विकास है, शायद इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला का CBSE जमा 2 का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। बता दें कि परीक्षा में 237 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें सभी बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है। यशिता थांटा ने 97.8% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वहीं श्रेया भारद्वाज ने 97.6% अंक हासिल कर दूसरा स्थान और प्राची ने 96.8% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। गौर हो कि गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाने के साथ साथ स्कूल प्रबंधन बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर निगम महापौर सत्या कौंडल से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने निगम महापौर को सफाई कर्मचारियों की मांगों से जुड़ा 7 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा और मांगों को लेकर निगम प्रबंधन को 21 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि 21 दिन के अंदर मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कि आज हमारा डेपुटेशन मेयर मैडम को मिला है, उसमें हमारी 7 मांगे थी जो मैडम को आज दे दी और 21 दिन का हमने इनको अल्टीमेटम दिया। अगर 21 दिन में हमारी जो मांगे हैं इनको अगर नहीं पूरा किया गया तो हम आंदोलन पे भी उतर सकते हैं। किस तरह की मेन मांग है? जैसे कि हमारे बड़े लंबे समय से एक डेथ केसेस हैं, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनके अभी तक परिवार को किसी को भी एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। ये हमारी मुख्य डिमांड है। तो आश्वासन अभी भी दे रहे हैं मैडम कि आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मांग पूरी की जाएगी। तो इसके लिए हम भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम भी जुड़ी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से हमारी ये मांग चली हुई है। प्रदेश के आशा वर्करों का गुस्सा अब सरकार पर फूटा है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश आशा वर्कर संघ की अध्यक्षा सत्या रांटा ने कहा कि आशा वर्करों को मात्र एक दिन के 60 रुपए मिलते हैं, जिससे उनका घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। आशा वर्करों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि उन्हें काम के बदले सरकार दाम दे, वरना पूरे प्रदेश में काम बंद कर दिया जाएगा। सत्या रांटा ने कहा कि आशा वर्करों के काम की सरकार सराहना तो कर रही है, लेकिन उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं इसका सरकार को कोई पता नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आशा वर्करों को दिए गए मोबाइल फोन की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं।
हिमाचल प्रदेश के आशा वर्कर्स ने सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि उनके काम के समय का कोई प्रावधान नहीं है। उनके काम की तारीफ तो की जाती है लेकिन मिलता कुछ नहीं। ऐसे में उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तारीफ से ना घर चलता है ना पेट भरता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी 2000 रुपए ही मानदेय मिल रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने 2750 मानदेय देने की घोषणा की थी, जो अभी भी कागजों में ही धूल फांक रही है। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार द्वारा एक महीने में मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 120 रुपए दिए जाते हैं। आशा वर्कर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी अपने पैसे खर्च कर रही हैं। आशा वर्कर ने सरकार द्वारा उन्हें दिए गए मोबाइल फोनों पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, जिस पर कभी डाटा अपलोड नहीं होता है तो कई बार इसमें अन्य खराबी आ जाती है। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को इतनी दिक्कतें आ गई है कि एक तरफ बच्चों की ऑनलाइन कक्षा लगानी पड़ती है, दूसरी तरफ अपने फोन से सर्वे को लेकर काम करना पड़ता है। यूनियन के राज्य अध्यक्ष सत्या रांटा ने कहा कि सरकार से कई बार मांग उठा चुके हैं, कई पत्र लिख चुके हैं, बावजूद इसके उनके लिए ना स्थायी नीति बनाई गई है और ना ही उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रदेश की सभी आशा वर्कर्स भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। 1000 रुपये मिलता है और सेंटर का 1500-1600 रुपये इंसेंटिव मिलता है, पर उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है सर। 3,500-4 हज़ार से किसी का भी घर नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी अकेली है, घर में विडो है, उनके पास उनको बच्चे भी संभालने, अपना परिवार भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, पर इतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मिनिमम वेज दे। एक दिहाड़ीदार जो इंसान होता है उसको भी 400-500 रुपये दिन की दिहाड़ी मिलती है, हमें तो दिन की 60 रुपये दिहाड़ी मिलती है सर। 60 रुपये से हम क्या करेंगे? खाना भी आजकल 70 रुपये का आता है, अगर कहीं हम खाना खाने नॉर्मल खाना खाने बैठेंगे वो भी तो 70 रुपये का मिलता है। पर सरकार ने हमें बिल्कुल ऐसे समझा हुआ है कि फ्री के नौकर है जिसको बोलते हैं, क्योंकि काम तो करवा रहे, जो भी इनका मन करता है वो काम करवाते हैं। कोई भी नेशनल प्रोग्राम आता है, कोई भी इनके पास प्रोग्राम आते हैं, सारे प्रोग्राम सबसे पहले आशा करेगी, वो चाहे कोविड का है, वो चाहे आपका कोविड वैक्सीनेशन सैम्पलिंग है, उसके बाद हमारा जो डेली रूटीन के काम है, जैसे गर्भवतियों को उनका चेकअप करना, बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाना, गर्भवती का इम्यूनाइजेशन करवाना, डॉट्स में काम करना, कैंसर पेशेंट का सर्वे करना, आपका कोई भी किसी को आंख में कोई प्रॉब्लम है उसका सर्वे करना, यानी कि जितने भी हमारे काम है सारे काम आशा वर्कर करती है। स्वीपर से लेकर डॉक्टर तक के काम आशा वर्कर करती है, पर उसके हिसाब से हमारे लिए कोई ढंग का मानदेय नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे तो शाम को हम 6-7 बजे ही घर पहुंचते हैं। पूरा दिन हमारा इस काम में लग जाता है, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि हम मनरेगा में अगर काम करें तो मनरेगा में हमें इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर मनरेगा में आप 13 दिन काम करते हो तो 2574 रुपये बनता है, हमारा तो पूरे महीने की सैलरी उतनी नहीं बनती है सर। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो मांगे है इसको पूरा करे, हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क करना पड़ता है। हम ग्रास रूट पे काम करती है, हर एक जो भी रिपोर्ट बनती है पहले हम लोग बना के देते तब आगे इन तक पहुंचती है। पहले आशा फील्ड से डाटा कलेक्ट करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी, फिर एएनएम को देगी, एएनएम अपने सुपरवाइजर को देगा, वहां तब उसके बाद बीएमओ और सीएमओ तक पहुंचती है। अगर आशा ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगी तो इन्हें कोई भी काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क आशा वर्कर करती है अपने फील्ड एरिया में। फील्ड एरिया का कोई भी काम आता है आशा वर्कर ही करती है। हमें जब किसी की डिलीवरी होती है तो 7 विजिट करने होते हैं, डेली घर में जाना पड़ता है, 4-4, 5-5 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ता है। बहुत सारी आशा वर्कर ऐसी है जिनको 35 किलोमीटर दूर भी चलना पड़ता है, 4-4 घंटे भी हमें पैदल लगते हैं, पूरा दिन भी पैदल लगता है, क्योंकि जो हमारे घर पहाड़ियों में है, दूर दराज के इलाके में है, वहाँ हमें बहुत टाइम लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो एरिया है वहाँ पे आपको पता है लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उन आशाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, क्योंकि उनके घर अभी मैं खुद लाहौल स्पीति का विजिट करके आई हूँ, तो जब मैंने वहाँ की आशा की समस्या सुनी, उन आशाओं को एक बार वर्दी का पैसा मिला है और अभी तक मोबाइल अलाउंस जो मिलता है 120 रुपये, वो अभी उन्हें नहीं मिला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे एरियाज़ में जैसे उनको एसीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है, वर्दी का पैसा नहीं मिल रहा है, मोबाइल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश बाल विकास परियोजना शिमला शहरी द्वारा शिमला के विकास नगर में गर्भवती महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं व उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
शिमला के विकासनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश बाल विकास परियोजना शिमला शहरी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिमला शहरी की बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता पॉल ने बताया कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए गर्भवती महिलाओं को अच्छे पोषण और गर्भस्थ शिशु पर पोषण के प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई और महिलाओं को पोषण आहार के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को बच्चे में उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषाहार और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने पर विस्तृत जानकारी दी गई। ममता पॉल ने कहा कि सभी महिलाओं को कुपोषण के शिकार बच्चों में कैसे लगाम लगाई जाए और किस तरह का आहार दिया जाए, इस पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पहले सुनहरे 1000 दिनों में तेजी से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जिसमें गर्भावस्था की अवधि से लेकर बच्चे के जन्म से 2 साल तक की उम्र तक की अवधि शामिल है। उन्होंने बताया बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, प्यार भरा एवं तनाव मुक्त माहौल और सही देखभाल बच्चों के पूर्ण विकास में सहयोगी है। विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए हैं, उससे संबंधित है। आज का जो प्रोग्राम है खासकर बच्चों में जो कुपोषण है उस कुपोषण को कैसे दूर किया जाए उससे संबंधित है। तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे के पहले 1000 सुनहरे दिन है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक कि बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक किस तरह के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी इंटरवेंशन करना ज़रूरी है, उन इंटरवेंशन के बारे में हमने इनको मैसेज दिया कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो माँ को अपने स्वास्थ्य से संबंधित जैसे ज़रूरी इंटरवेंशन IFA की गोलियाँ खानी है, कैल्शियम की गोलियाँ खानी है, TT के टीके लगाने हैं, अपने खान पान का ध्यान रखना है ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो एक स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म ले सके। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग कराना जो है जन्म के तुरंत बाद बहुत ज़रूरी है और 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी और नहीं खिलाना है। ये मैसेज महिलाओं के माध्यम से हमने दिया और जैसे बच्चा 6 महीने की उम्र से बड़ा होता है उसके खान पान संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाती है, इसलिए किस तरह उसको किस मात्रा में, किस डेंसिटी में, कितनी आवृत्ति में और किस तरह का भोजन उसे खिलाना जाना चाहिए ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे के रूप में आगे बढ़े और एक स्वस्थ अडल्ट के रूप में जो है वो विकसित हो। प्रदेश करुणामूलक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। संघ के सदस्य शिमला में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि 4500 करुणामूलक आश्रित रोजगार लेने के लिए पिछले लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार उन्हें केवल आश्वासन ही देती आई है। ऐसे में संघ ने सरकार को चेताया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तब तक वे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे। करुणामूलक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि करुणामूलक आश्रित रोजगार लेने के लिए पिछले लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जून तक नहीं रेंग रही। करुणामूलक आश्रित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार न उन्हें नियुक्ति दे रही है, न ही कोई अन्य सहायता कर रही है। उनके साथ सरकार ने धोखा किया है। अध्यक्ष ने कहा कि यह क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती। आज 4500 परिवार जो है सड़कों पर आ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो सरकार द्वारा करुणामूलक आश्रितों को ना रिलैक्सेशन दी जा रही है, ना कोई नियुक्तियाँ दी जा रही है, जिससे कि करुणामूलक आश्रित जो है इस टाइम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और आज ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ गया है। पहले पिछले कुछ टाइम पहले भी क्रमिक अनशन हुआ था। हमें कुछ आश्वासन मिला था कि जल्द ही करुणामूलक नियुक्तियाँ जो है वो जल्द की जाएंगी, लेकिन एक बार फिर जो है सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, इन करुणामूलक परिवारों के साथ धोखा किया है और करुणामूलक परिवार जो है आज यहाँ शिमला में क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा अनशन 8 लोगों के बैच के साथ चल रहा है और 8 लोग बैठेंगे और समर्थन में जो है वो हज़ारों की संख्या में समर्थन में उतरेंगे और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अनिश्चित काल तक ये क्रमिक अनशन जो चलेगा। टोटल इस टाइम 4500 परिवार जो है इस टाइम नौकरी के इंतज़ार में उनकी उम्रें तक निकल चुकी हैं, लेकिन सरकार द्वारा ना कोई उन्हें नौकरी दी जा रही है, ना कोई राहत दी जा रही है। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में हम 3 लोगों को बुलाया था।
हमारी बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 मंथ का टाइम मांगा था कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको नियुक्तियां दी जाएंगी, लेकिन 1 मंथ के बजाय 6 मंथ तक बीत जा चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करुणामूलक नियुक्तियों के रिगार्डिंग कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी जो हमारा ये अनिश्चित कालीन धरना जो क्रमिक अनशन जो है, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती। या इसके लिए हमें नेक्स्ट आगे की रणनीति में बेशक हमें महीनों सालों गुजरना यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे जो सरकार मानती नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांगड़ा जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पंकज कुमार ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी किसे अपना लीडर मानती है, आगामी चुनाव की रणनीति उस पर निर्भर करेगी। जिला युवा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बड़े मार्जिन से पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। देखिए, जैसे कि हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी अब इस टाइम पे स्वर्गवास हैं, जो उन्होंने अथाह विकास कराया था वो आपके सबके सामने ही है। लेकिन अब वो उनके जाने के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी किसे अपना लीडर मानती है, किसे कमान सौंपती है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। और 2022 की तैयारी हमारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चली हुई है और हम सब इकट्ठे होकर इस तैयारी को 2022 के इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत बड़े बहुमत से यहाँ 70-80 की रेशो से जीत के आएंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कंडाघाट के बाद प्रदेश का दूसरा महिला बहुतकनीक संस्थान जिला कांगड़ा के रहन में खुलने जा रहा है। इस संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग व कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस वर्ष इन कोर्सेज के लिए 40 सीटों का प्रावधान किया गया है और इसी वर्ष से इस संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि रहन में खुलने जा रहे महिला बहुतकनीकी संस्थान को ऑल इंडिया काउंसिल से स्वीकृति भी मिल चुकी है। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड की टीम ने भी एफिलिएशन के लिए साइट का निरीक्षण कर लिया है। महिलाओं के लिए अभी हमारा वो राजकीय बहुतकनीकी कंडाघाट एक ऐसा एकमात्र बहुतकनीकी संस्थान था जहां केवल कन्या और महिला छात्राओं का जो एडमिशन होता था। राज्य सरकार द्वारा अभी एक और जो है इस वर्ष से जो है कांगड़ा जिला कांगड़ा में रहन में एक नया संस्थान पॉलिटेक्निक संस्थान जो है वो आरंभ किया जा रहा है। आज ही उसका जो है एफिलिएशन के लिए बोर्ड द्वारा एक निरीक्षण करने हेतु एक टीम भेजी गई है। संभवतः जो है इस वर्ष जो है इन 2 कोर्सेज में जो है वो हम सरकार ने निर्णय लिया है कि शुरू किए जाएंगे। उसमें सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो 3 वर्ष का जो डिप्लोमा है उसमें जो भी महिलाएं या कन्याएं जो उसमें दाखिला लेना चाहती है तो वो भी इसी वर्ष जो है वो उसमें दाखिला ले सकते हैं। तो उसका जो भी प्रक्रिया है अप्रूवल उनको ऑल इंडिया काउंसिल के द्वारा प्राप्त हो चुका है और तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा एफिलिएशन इंस्पेक्शन आज उसका किया जा रहा है। शुरुआती दौर में इस वर्ष जो है वो जो दोनों कोर्सेज हैं सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के उसमें 40 सीटों का प्रावधान किया गया है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।